साथियों नमस्कार। आज हम कहानी का पाठ कर रहे हैं, अंतहीन कहानी। ये कहानी जिसे आप कविता के रूप में, बच्चों की कविता और बड़ों की कविता के रूप में सुन चुके हैं। आप अंतहीन परीक्षा इस कहानी का पाठ सुनेंगे। ये कोई 5-7 साल पहले कहानी बनी थी। परीक्षा केंद्र में सभी छात्र प्रश्न पत्र मिल जाने के बाद दत्तचित्त होकर लिखने लग जाते हैं। समय कुल 3 घंटे ही तो होते हैं। वर्ष भर पढ़ा सब कुछ चंद घंटों में लिखना जो होता है, ये कहें कि जो कुछ छात्र के अंदर होता है, जो जो उसने अपने अंदर उड़ेला है, उसे बाहर निकालना पड़ता है। ऐसा करने का यही तो अवसर होता है। लेकिन तब क्या हो जब लिखने के लिए टेबल और प्रश्न पत्र ही खो जाए। ऐसे विद्यार्थियों के क्या हाल होंगे, कैसे बीतेगी उसके साथ जब इन दोनों को जुटाने में पूरा समय ही निकल जाए। मैं प्रश्न पत्र मिलते ही सरसरी निगाह से पढ़ने के बाद हल करने के लिए कलम उठाता हूँ कि इससे पहले ही बहुत बड़ा संकट आ खड़ा हुआ। ऐसा नहीं था कि मैं प्रश्नों का जवाब नहीं जानता हूँ। बिल्कुल सब कुछ आ रहा है और सहज ही लग रहा होता है कि मेरे सामने जो टेबल रखी गई थी वह यकायक गायब हो जाती है। प्रश्न पत्र फिसल कर जाने कहाँ खो जाता है, उड़ जाता है। मैं भौचक्का रह जाता हूँ कि मेरे हाथ में किसी तरह का पेपर ही नहीं है। कमरे में ड्यूटी दे रहे सुपरवाइज़र को चारों तरफ देखता हूँ। दिखते ही ज़ोर से आवाज़ लगाने को होता हूँ, पर यह क्या, कमरे में तो कोई भी नहीं है। ये सब कहाँ चले गए। 2-2 का परीक्षा के कमरे में रहने का नियम है और इस समय एक भी नहीं है। गधे के सिर से सींग की तरह गायब है। इतनी लापरवाही, जबकि होनी चाहिए 2-2 और इस समय एक भी नहीं है। कल ही की तो बात है, बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, फ्री एंड फेयर, अनुशासनबद्ध और पूरी तरह से चाक चौबंद होकर परीक्षाएं संपन्न करानी हैं। और ये देखिए, पहले ही दिन कमरे में एक चिड़िया भी नहीं दिख रही है सिवाय परीक्षार्थियों के। परीक्षा की ड्यूटी के संदर्भ में स्टाफ काउंसिल की मीटिंग में प्राचार्य महोदया बड़े ज़ोर शोर से दावा कर रही थी कि सभी व्याख्यातागण चाक चौबंद होकर ड्यूटी देंगे। उन्होंने निदेशालय कॉलेज शिक्षा जयपुर का कई बार हवाला दिया। ड्यूटी में किसी तरह की कोताही बरतने पर अनुशासनहीनता होगी, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए निदेशालय को लिखने में देर नहीं की जाएगी, वगैरह वगैरह और भी बहुत सारी बातें नियम कायदे की बताई गई थी। स्टाफ कर्मी एकाध विरोध में बोले भी थे, पर सभी लगभग मौन स्वीकृति दे चुके थे। कुछ बड़बड़ाते हुए बाहर निकले थे, जैसे कि कुछ की आदत ही रही है कि प्राचार्य कुछ भी कहे, कुछ भी अनुशासन के बारे में शब्द कहे, उन्हें तो विरोध में बोलना ही है, जैसे उनका जन्म सिद्ध अधिकार हो। जैसे विपक्ष में रहने पर पार्टी को सरकार के हर कार्य का विरोध यह कहते हुए ही करना होता है, सरकार पूरी तरह से असफल रही, जनता की आकांक्षाओं के अनुसार खरी नहीं उतर सकी, कीमतें आसमान पर है, आम आदमी ताइमाम है, सभी असंतुष्ट है, सभी वर्ग असंतुष्ट है।
आज परीक्षा का पहला ही दिन है और कमरे में एक भी ड्यूटी कर्मी नहीं है। कहाँ चले गए? और ये शैलेंद्र शर्मा अभी तो यहीं घूम रहा था, बड़ी तेजी से पेपर बांट रहा था। कहाँ चला गया? आश्चर्य है, अभी चंद दिनों पहले ही तो स्थानांतरित होकर आया है और कमरे में टिकता तक नहीं है। हाँ, अब आ गया है। मैं बोल पड़ता हूँ, सर मेरी टेबल कहाँ चली गई? मैं किस पर लिखूँ? ये तो हद है। मेरे पास जो टेबल थी उसे पलक झपकते ही कौन उठा कर ले गया? ये पूरी आत्मविश्वास के साथ कुछ दबे हुए स्वर में बोले, अभी मंगाता हूँ। ये साले चतुर्थ श्रेणी ढंग से काम नहीं करते। 2 राउंड करने के साथ ही वे फिर से बाहर चले जाते हैं। 3-4 मिनट बाद एक चपरासी हरे रंग की टेबल मेरे सामने रख कर क्या फट पटक कर चला जाता है। मैं फिर हैरान हूँ। टेबल तो आ गई, पर उसे टिके रहने के लिए टांग तीन ही है। वह बुरी तरह से हिल रही है। मैं चारों तरफ देखता हूँ तो पाता हूँ कि कमरा फिर से खाली है। मैं अपने आसपास देखता हूँ ताकि उसे पास वाली किसी खाली रह गई टेबल से बदला जा सके, पर यह क्या, जो ये खाली थी उसके तो ऊपर लोहे का चद्दर होना चाहिए था, वह भी नहीं था। चद्दर के स्थान पर हरे कपड़े का ढीला सा चादर पड़ा है जो झूल रहा है, जिस पर किसी तरह से लिखने जैसा उपक्रम संभव नहीं हो सकता है। कोई 8-10 टेबलें देख डाली, पर एक भी ऐसी नहीं रही कि जिस पर लिखा जा सके। किसी तरह से लिखने की व्यवस्था हुई तो फिर संकट आ खड़ा हुआ। मुझे जो पेपर दिया गया था अब वह नहीं मिल रहा है। बिना प्रश्न पत्र के परीक्षा संभव भी कैसे हो सकती है? मैं ड्यूटी कर्मी को आवाज़ देता हूँ। सिर ऊपर उठाकर कमरे में चारों तरफ देखता हूँ तो पाता हूँ कि कमरा फिर खाली है। दोनों में से एक भी नहीं है। कमरे में हलचल होती देखकर वही शर्मा जी दौड़े दौड़े आते हैं। मुझे देखते ही मुस्कराने का प्रयास करते हैं। बोले, क्या दिक्कत है, बताइए अब क्या हुआ? सर, मुझे जो प्रश्न पत्र आपने मुझे दिया था वह नहीं मिल रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक से देखो, इधर उधर यहीं कहीं टेबल के नीचे पड़ा होगा। कहाँ जाएगा? उड़ गया होगा तो इधर नीचे की तरफ देखो। क्या तुम बाहर गए थे? निश्चित ही वही डाल आया होगा। तुम लोग बड़ी लापरवाही से परीक्षा देते हो। नहीं सर, मैं तो जब से आया हूँ कमरे में ही हूँ। बहुत समय निकल गया है और बहुत कुछ करना है। ऐसे में प्रश्न पत्र पता नहीं कौन ले गया। ये तो हद है सर जी, प्रश्न पत्र ला के दीजिए ना, मैं देखता हूँ, कहकर शर्मा जी फिर से बाहर चले जाते हैं। मैं कुछ खोए खोए से, बड़े परेशान से अंदर आए। वे प्रश्न पत्र न लाकर बड़ी हैरानी से टेबल के आसपास देखने लगे। अन्य छात्रों के, परीक्षार्थियों के पास देखने लगे। मेरी जेब तलाशी जाने लगी। उनके पीछे पतले दुबले से गाल पिचके हुए गुर्राते हुए आकर खड़े हो गए, जिनकी लाल लाल आंखों को देखकर मैं दूसरी तरफ देखने लगता हूँ। तू जरूर बाहर गया है और किसी साथी को प्रश्न पत्र देकर लौट करके आया है। तेरा इरादा अच्छा नहीं लगता। तुझे कुछ आता जाता नहीं है। वे हर शब्द को चबाते हुए बोले जा रहे हैं, बिना मेरी परेशानी को समझे। मैं पूरी ताकत लगा के बोल पड़ता हूँ। कमरे से जब बाहर ही नहीं गया, पेशाब करने गया नहीं, पानी पीने नहीं गया, तब जो कुछ आप कह रहे हो वह कैसे हो सकता है? इस पहेली को हल करना अभी उनके भले ही नामुमकिन हो, उनके लिए भले ही मुमकिन नहीं था, पर एक परीक्षार्थी के पास प्रश्न पत्र न हो
और वह भी 1 घंटे बाद तक। ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। उनकी वर्षों की सर्विस में ऐसा वाकया पहली बार घटित होने जा रहा था। सो वे बड़ी सोच में पड़ जाते हैं और गमगीन होकर सोचने लगे हैं, ऐसी घटना तो इतिहास में कभी नहीं घटी होती है। ये छात्रशाला कहीं राजनीति तो नहीं कर रहा है, क्योंकि इसे कुछ आता जाता नहीं। ये नकल करने की फिराक में लगता है। पर कहें तो क्या कहें, बाहर अगर कोई जा रहा था तो वही जा रहे थे अटेंडेंस में टॉयलेट जाने वाले का नाम इंद्राज होना चाहिए। और ये काम वे तब करें जब स्वयं कमरे में टिक कर ड्यूटी दें। ऐसा कुछ वे कर नहीं रहे थे। वे तो बार बार कमरे से बाहर निकले जा रहे थे। ये साबित भी नहीं कर सकते थे कि मैं स्वयं बाहर लेकर गया और वहीं छोड़ आया हूँ। शर्मा जी पता नहीं कहाँ से प्रश्न पत्र जुगाड़ कर ले आए। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। प्राचार्य तक बात पहुंच गई थी। सो बाहर बड़ी गहमागहमी हो रही थी। धीमी आवाज में न जाने क्या क्या गुफ्तगू चल रही थी। मुझे क्या, मेरी बला से कुछ भी हो, अब मैं दत्तचित होकर के लिखने लगता हूँ। पर यह क्या हुआ? प्रश्न पत्र देखता हूँ तो फिर समस्या सामने थी। कभी टेबल हिलती थी तो कभी प्रश्न पत्र पलटता, कभी शुरू से देखता तो कभी पीछे पलटता। बस इसी गहमागहमी में 5 मिनट की चेतावनी घंटी बज जाती है। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। ये गुत्थी इतना पेचीदा लगती है जिसे मैं सुलझाने में असमर्थ पाता हूँ। ये सब तब हो रहा है जब मैं उसी क्लास की कापियाँ लिखना ही नहीं, जांच पड़ताल कर रहा हूँ। वर्षों से उसी क्लास को पढ़ा रहा हूँ। फिर वही परीक्षा जो 2 दशक पूर्व दे चुका हूँ, पास कर चुका हूँ, पुनः पुनः क्यों कर मुझे देनी पड़ जाती है। जब तक सुबह नहीं हो जाती मैं रात भर बिना पेपर हल किए कोई 3 घंटे तक तड़पता रहता हूँ कि मैंने साल भर पढ़ा है, सभी लड़के लिख रहे हैं और मैं हैं कि प्रश्न पत्र को उलट पुलट किए जा रहा हूँ। कभी टेबल को लिखने के लिए सुस्थिर कर रहा हूँ। इतने में ही समय पूरा हो जाता है। नियमित क्लास में बैठता रहा हूँ, हमेशा पढ़ता रहा हूँ, फिर यह अधूरी परीक्षा क्यों कर रह जाती है। अब तो मेरे स्वयं के बेटे बेटी भी परीक्षा दे रहे हैं, पास हो रहे हैं, अगली क्लासों में जा रहे हैं और मैं हूँ कि जब तक परीक्षा हाल में होता हूँ प्रश्न पत्र में प्रश्न ढूंढ रहा हूँ, परीक्षा हाल में पेन से लिखने को तैयार होता हूँ कि अंतिम घंटी बज उठती है। फ्राइड के स्वप्न पर भी थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ कि दिन भर जो कुछ घटित होता है वह थोड़े बदले हुए रूप में पुनः पुनः दिखाई देता है। अवचेतन मन चुप नहीं रहता, न चुप बैठता है। वह बड़ी बारीकी से नोट करता है और रात होने पर धीरे से बाहर निकल आता है। कल दिन भर मैं रहने के फ्लैट जरूर देख रहा था। मैं कल दिन भर अपने भविष्य के लिए फ्लैट जरूर देख रहा था। शायद लौटकर रात को देर से सोने का असर हो। ऊंची और ऊंची उठती इमारतें लोहे, रेत और सीमेंट के योग से गगनचुंबी फ्लैट महानगरों के जरूरी हिस्से बन चुके हैं। आदमी लटक लटक कर जैसे जीने के लिए अभिशप्त हुए जा रहे हैं। आकाश में रहना और फ्लैट में रहना एक ही बात है। जैसे लटक करके रह रहे हो, डिब्बे में रह रहे हो। पत्नी तो बिल्कुल भी इस तरह के डिब्बों को यानी फ्लैटों को पसंद नहीं करती कि उसे ऐसे फ्लैट में रहना पड़े लटक करके कबूतरों की तरह। फ्लैटों का भी कोई जीवन है,
भला न जमीन पर पैर और न छत अपनी, कहाँ पर कपड़े सुखाएं दाल दपाड़ व कपड़ों को बरसात बाद धूप दें तो कहाँ। ये थे पत्नी के अटूट तर्क, जिनका जवाब मेरे क्या किसी के भी पास नहीं थे। मैं ही नहीं, इस कथन पर कई लाजवाब रह चुके होते हैं। उसके तर्कों को सुनकर मैं ये सब जानते हुए भी दिन भर एक नहीं दर्जनों फ्लैट देख डालता हूँ, एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा, पूरी तरह से चक्कर घिन्नी होकर लौटता हूँ। पत्नी को भी ठीक से नहीं बता पाता हूँ, क्योंकि दिन भर की थकान से हार कर मैं सिर्फ चुपचाप सो जाता हूँ। मैं पिछले कई वर्षों से बिना सपनों के से सोता रहा हूँ। लगता है जैसे अब सपने भी कम आने लगे हैं, जैसे सपने भी मुझसे मुंह मोड़ चुके थे। बिना सपने के रातें कितनी खाली खाली गुजर रही होती है। ऐसे में यकायक ये सपना भी आया तो कितना पुराना और कितने बीते ज़माने का, जब छात्र जीवन में रहा था। बीते दौर का, पुराने ढर्रे का। हमेशा की तरह मैं परीक्षा हाल में प्रश्नों के जवाब से जूझ रहा हूँ। बिना हल किए प्रश्न पत्र को लौट रहा हूँ। बहुत बार विश्वविद्यालय में शोधार्थी के लिए आवेदन कर रहा हूँ। कमरे के लिए वेटिंग क्लियर होने के लिए बोर्ड पर, हॉस्टल के बोर्ड पर अपना नाम ढूंढने में लगा रहता हूँ। शोध के लिए सिनॉप्सिस दुरुस्त कर रहा हूँ। और आज तो हद ही हो गई कि परीक्षा हाल में पेपर हल करने को लेकर असमंजस में हूँ। जिंदगी भी लगता है बिना हल किया प्रश्न पत्र है, जिसे हर बार हल करने का जितना प्रयास किया जाता है वो उतनी ही उलझती जाती है। बिना हल किए प्रश्न पत्र की तरह ही प्रश्न पत्र का आधा अधूरा हल या तो पूरक या फिर फेल करेगा। पर मैं तो वास्तव में परीक्षा दे ही नहीं ले रहा हूँ। फिर भी फिर परीक्षा में बैठने से तो लगता है कि ये जीवन एक बड़ी परीक्षा ही है, जिसका हल किसी के पास हो तो हो। हम में से कम मेरे पास बिल्कुल नहीं है। सो सपनों में बार बार परीक्षा में बैठना कुछ धुंधला सा ही सही, कुछ रास्ता दिखा रही होती है। मैं फ्राइड को लेकर के थोड़ा बहुत चिंतन करता हूँ। ये थी साथियों कहानी। और इस कहानी को पढ़ने, सुनने और समझने के बाद, अब चूंकि ज़माना एआई का है, तो कहानी के पाठकों को पुनः एक बार धन्यवाद। मैं याद दिला दूं कि अंतहीन परीक्षा इस कहानी का एक तरह से एआई ने कविता में ढालने का जो प्रयास किया है। मैंने इस कहानी का नाम, शीर्षक रखा था प्रश्न पत्र, चूँकि शुरू से अंत तक प्रश्न पत्र का मसला था जो परीक्षा में मिलता है। लेकिन एआई ने ये फ़ोटो बनाए, ऑडियो वीडियो वाले, जो आप देख रहे हैं। परीक्षार्थी बैठे हुए हैं, वो परीक्षार्थी भी बैठा हुआ है और इन्विजिलेटर भी आ रहे हैं, जा रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ, सवाल ये आपके लिए छोड़ता हूँ। ये सपने का मसला है। ये फ्राइड को अगर आप पढ़े हों, सपने आप भी देखते होंगे। सपने कितने बेबूज आते हैं, कितने ऊट पटांग आते हैं, लेकिन रात में ये पसीना ला देते हैं। कई बार हम जो चाहते हैं, फटाफट चाहते हैं, वो देर तक हल नहीं होता और हम परेशान, हैरान, पसीना पसीना हो जाते हैं। इस तरह के सपने आपको भी आते होंगे। मुझे कई बार इस तरह के उलझन भरे सपने आते हैं। ये प्रश्न पत्र वाला सपना, या तक कि पीएचडी करने के लिए फॉर्म भरना, हॉस्टल के लिए अप्लाई करना और हॉस्टल का कमरा और सिनॉप्सिस जमा करना वगैरह वगैरह,
जो मैं 2 दशक पहले ये काम कर चुका हूँ, वो मेरे सपनों में बार बार आते। और यही कारण है कि जब इस तरह का सपना आया तो मैंने सोचा कि चलिए ये तो बेबूझ ऊट-पटांग कहानी है, लेकिन सपनों की दुनिया की शेर अच्छी तरह से कराती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? और जब एआई आ गया है तो किसी भी चीज़ को एआई किस तरह से दूसरी विधा में बदल देता है। ये कहानी मेरी है, लेकिन जो कविता आप 2.5 मिनट में सुन रहे हो वो एआई ने बनाई है। फिर बच्चों के लिए भी एआई ने दूसरा प्रयास किया और फिर शीर्षक दिया अंतहीन परीक्षा। ये अंतहीन परीक्षा शीर्षक सुनकर के मुझे लगा ये काम बनवारी कंप्यूटर ऑपरेटर ने किया। और मैं दंग रह गया जब मेरी कहानी प्रश्न पत्र के नाम से थी और एआई ने इसे अंतहीन परीक्षा जब टाइटल दिया तो मैं न केवल चौंक पड़ता हूँ बल्कि दंग रह जाता हूँ ये देख करके कि वाकई में कितना सटीक इसने कहानी का शीर्षक दिया है और कविता भी कितनी सटीक बनाई है, लय ताल में बनाई है। आप कविता पढ़िए, कविता सुनिए, फिर कहानी सुनिए और फिर एआई का कमाल इन 3 चीज़ों में देख सकते हैं। धन्यवाद। अगर ये पसंद आए तो इसे आगे बढ़ाएं, टिप्पणी अवश्य करें। टिप्पणी अगर आप करेंगे तो मुझे फिर आगे और कुछ लिखने के लिए प्रेरित करेगा और आपकी टिप्पणी कहानी का विश्लेषण भी कर सकती है। कहानी इस तरह की है कि विश्लेषण किया जाना भी चाहिए। धन्यवाद।